क्या क्या मजे दुनिया में चलते। एक आदमी युद्ध के मैदान से लौटा, 1.5 साल बाद घर आया, देख के हैरान हुआ कि पत्नी एक 2 महीने के बच्चे को गोद में लिए बैठी। उसने पूछा, ये मामला क्या है? 1.5 साल से मैं घर नहीं था, ये बच्चा कैसे पैदा हुआ? जरूर ये रोनाल्ड का बच्चा होना चाहिए। पत्नी ने कहा कि नहीं, रोनाल्ड का नहीं। तो उसने कहा फिर जॉनसन का होना चाहिए। पत्नी ने कहा नहीं, ये जॉनसन का भी नहीं। तो उसने कहा ये मर्फी का तो होना ही चाहिए। पत्नी ने कहा तुम्हारा होश ठिकाने है कि नहीं? अपने अपनी दोस्तों के नाम गिना रहा है जैसे मेरे कोई दोस्त ही ना हो। मुल्ला नसरुद्दीन बड़ा शक्की स्वभाव का था। जब उसने नई नई कार खरीदी तो यार दोस्तों ने समझाया कि नसरुद्दीन ड्राइवर जरा सोच समझ के रखना, बड़े बदमाश होते हैं ये लोग। मौका पाते ही आंखों में धूल झोंक कर नई गाड़ी के सामान बदल लेते और कबाड़ खाने से खरीद कर पुराने कल पुर्जे डाल देते। नसरुद्दीन ने कहा बिल्कुल ठीक, मैं ड्राइवर की बराबर निगरानी रखूंगा। पास ही के मोहल्ले में रहने वाले और ईमानदार समझे जाने वाले मियां महमूद को नसरुद्दीन ने ड्राइवर रखा। पहला ही दिन था। सुबह सुबह मुल्ला शहर घूमने निकला। घर से चलने के पहले महमूद बोला, मालिक एक स्क्रू ड्राइवर भी साथ रख लीजिए, वक्त बेवक्त कहीं काम आ सकता है। नसरुद्दीन ने गरज के कहा, बड़े मियां कमाल है, वक्त पर स्क्रू ड्राइवर ही काम आना है तो मैंने तुम्हें किस लिए ड्राइवर रखा? यह भी खूब रही, ड्राइवर भी रखूं ऊपर से स्क्रू ड्राइवर भी रखूं। तुमने अभी गाड़ी को हाथ नहीं लगाया और धोखा देना शुरू किया। बेचारे मियां महमूद ने बमुश्किल नसरुद्दीन को समझाया कि स्क्रू ड्राइवर कोई ड्राइवर नहीं होता, ये तो पेचकस का नाम है। मुल्ला का संदेह विश्वास में परिणत हो उठा कि जरूर ये चालबाज नौजवान उसकी नई कार के बेसकीमती कलपुर्जे बदलने की फिराक में, वरना पेचकस की क्या जरूरत आ पड़ी अभी अभी शुरू पहले ही दिन। खैर मन ही मन अपने संदेह को दबाए वो घर से निकला और मियां महमूद की एक एक हरकत को शर्लक होम्स की जासूसी निगाहों से नसरुद्दीन देख रहा था। जब महमूद ने खटाक से कुछ किया तो इंजन की आवाज तेज हो उठी। मुल्ला ने सीट से उछक कर पूछा, मियां क्या किया तुमने? ये आवाज कैसी हुई? जवाब मिला, हुजूर मैंने अभी अभी गियर बदला, इसी कारण ये आवाज हुई। मेरे दोस्तों ने सच कहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने गरीब ड्राइवर की गर्दन पकड़ कर कहा, मगर तुम्हारा भी जवाब नहीं बड़े मियां। अरे जब दिन दहाड़े मेरी आंखों के सामने ही गियर बदल रहे हो तो न जाने मेरी पीठ पीछे क्या क्या ना करोगी। थोड़ी दूर जाकर घरघराहट की आवाज के साथ कार खड़ी हो गई। महमूद बोला, मालिक गाड़ी में पेट्रोल खत्म, अब गाड़ी आगे नहीं जा सकती। नसरुद्दीन ने मन ही मन सोचा, जरूर इस बदमाश ने कुछ गड़बड़ की, कल से मैं दूसरा आदमी रख लूंगा। मगर प्रकट में वह बोला, पेट्रोल नहीं है तो ना रहे, और यदि गाड़ी आगे नहीं जा सकती तो सुनो मियां, गाड़ी पलटाओ और वापस घर चलो। मुल्ला नसरुद्दीन रास्ते से गुजर रहा। रास्ते के किनारे बैठे एक आदमी ने पुकार दी, बड़े मियां मुझे अंधे पे भी कुछ दया करो, 2 आने मिल जाए। नसरुद्दीन ने गौर से देखा और कहा कि तुम अंधे, तुम्हारी एक आंख तो बिल्कुल ठीक मालूम होती। तो उसने कहा, मालिक एक ही आना मिल जाए। मुल्ला नसरुद्दीन एक सांझ बहुत पी गए, नशे में धुत सड़क के किनारे खड़ा था। एक सिपाही वहां से गुजरा। उसने कहा कि नसरुद्दीन के बच्चे यहाँ क्यों खड़ा है? नसरुद्दीन बोला, खड़ा हूँ, अरे अपने घर की राह देख रहा हूँ। सिपाही ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं तुम्हारा मतलब, इधर खड़े खड़े घर की राह देखने का क्या मतलब? नसरुद्दीन ने कहा, इस समय सारा शहर मेरी आंखों के आगे घूम रहा है, अपना घर आते ही उसमें घुस जाऊं। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने बेटे से फजलू से कहा कि देख, गांव में एक गंदी फिल्म लगी हुई, अश्लील, कभी देखने मत जाना, ऐसी गंदी स्थान पर कभी जाना ही मत, जाएगा तो बहुत पछताएगा। फिर फजलू मुझसे कह रहा था कि मैं गया और बहुत पछताया, पिताजी ने ठीक कहा था, बहुत पछताया। मैंने कहा हुआ क्या? उसने कहा हुआ ये
कि पिताजी ने जो कहा था सब ठीक निकला। उन्होंने दो बातें कही थी, एक तो ऐसी चीजें देखने मिलेंगी जो नहीं देखनी चाहिए, और दूसरा कि बहुत पछताएगा। दोनों बातें हुई। उनका फिर भी मैं समझूं कि क्या क्या हुआ। उनका पहली बात तो ये हुई कि पिताजी वहां देखने को मिले। उन्होंने कहा था कि ऐसी चीजें देखने मिलेंगी जो नहीं देखनी चाहिए, और दूसरा मुझे देखते ही उन्होंने पिटाई की कि तू यहां क्यों आया। सो बहुत पछताया भी। हालांकि पिटते हुए मैंने इतना जरूर पिताजी से पूछा कि आप क्यों यहां आए, तो उन्होंने कहा मैं तुझे देखने आया कि कहीं फजलू गया तो नहीं है। क्या क्या मजे दुनिया में चलते। कलकत्ते में ठहरता था सोहनलाल दुगड़ के घर। वो कलकत्ता के एक बड़े करोड़पति थे। जब मैं उनके घर पहुंचा, वो मुझे लेने आए, तो उन्होंने पूछा कि आपके साथ कौन है। मैंने कहा ये मौनी बाबा। मौनी बाबा, इनकी क्या खूबी। मैंने कहा ये 30 साल से मौन। वो एकदम उनके पैरों पर गिरे। वो बेचारे सज्जन जो दुकानदारी करते थे, कपड़ा बेचते थे, और कपड़ा भी कुछ खास नहीं, कटफीस की एक छोटी सी दुकान थी। सोहनलाल दुगड़ जैसा करोड़पति उनके पैरों पर गिरे। सख्चाए भी। मैंने उनको इशारा किया कि सख्चाना मत। अब जब मौनी बाबा बन गए, अब डरना मत। अभी तो बहुत कुछ होगा, ये तो शुरुआत। जब सोहनलाल दुगड़ तुम्हारे पैर में गिरेंगे, तभी तुम कलकत्ते के सब मारवाड़ियों को गिरते देखोगे। तुम घबराते क्या? तुम रुको जरा। वो तो इतने घबरा गए कि वो मुझे हाथ से धक्का मारेंगे। भैया दिमाग ठीक नहीं। घर पहुंचे, सोहनलाल ने जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाया कि मौनी बाबा। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए कि मौनी बाबा आए, 30 साल से मौन है, और मौनी बाबा पर जो गुजर रही वो मैं जानू कि वो रात का वक्त देख रहा है कि कब रात आए, अपने दिल की मुझसे कहें। जैसे ही रात आई, दरवाजा जल्दी से बंद करके मेरे पैरों पर गिर पड़े और कहा कि मुझे माफ करो, मुझे ये काम करना ही नहीं, मुझे जाने दो, मैं तो अभी भागे जाता हूं, रात को चुपचाप निकल जाऊंगा। ये क्या झंझट मेरे पीछे लगा था। इतने इतने बड़े लोग जिनके घर मुझे अगर मिलने भी जाना होता तो कोई मिलने नहीं देता, चपरासी भीतर नहीं घुसने देता, और मेरे पैर पे गिरते तो मुझको बड़ा संकोच लगता है। और स्त्रियां, उनकी सुंदर से सुंदर स्त्रियां मेरे पैर छू रही। ये क्या करवा रहे हो आप? क्योंकि मैं कुछ नहीं करवा रहा हूं, ये मैं तुमको बता रहा हूं कि कैसी कैसी बेवकूफियां इस देश में। तुम भी उन्हीं बेवकूफों में हो जिसकी तुम 20 साल से पूजा कर रहे हो, और तुम तो अभी सिर्फ 5-6 घंटे ही मौन रहे हो। तो ये चमत्कार, अभी तुम 3 दिन रुको तो अभी तुम देखना इलाज शुरू हो जाएंगे, बीमारियां ठीक होने लगेंगी। अरे उनका आप क्या कह रहे हैं, मुझ में कुछ चमत्कार नहीं, कोई शक्ति नहीं। तुम, मैंने कहा फिक्र ही मत करो, सब आ जाएगा। मौन भर रहो और दिन भर रहो मौन, मगर दिन में बोलना मत, और मुझको धक्के वगैरह भी मत मानना, क्योंकि लोगों को शक पैदा हो जाएगा कि बात क्या है। तुम तो अपने आंखें बंद कर लिया, अगर बिल्कुल सहने के बाहर हो जाए, आंख बंद कर लिया, अपने भीतर ही भीतर नमोकार मंत्र पढ़ने लगी, होने दो जो हो रहा। 3 दिन में तो उनकी डुंडी पिट गई, अखबारों में फोटो आ गए। रात को मुझे फोटो दिखाएं कि क्या करवा रहे हो। अगर मेरे घर पता चल गया, अगर मेरी पत्नी बच्चों को पता चल गया, तुम तो मेरा घर लौटना तक बंद कर दोगे। ये अखबार अगर वहां पहुंच गए तो मेरी मुसीबत हो जाएगी, और फिर मेरी दुकान की भी तो सोचो। और इधर मैं कटफीस खरीदने आया हूं, तुम नाहक रास्ते में मिल गए। अब मैं कटफीस कहां खरीदूंगा? ये कलकत्ते का बाजार तो खत्म, क्योंकि जिनके यहां से मैं कटफीस खरीदता था वो लोग भी मेरे पैर छू रहे हैं, और कई तो मुझे गौर से देखते भी हैं। ये शक्ल कुछ पहचानी मालूम होती। 1-2 आदमियों ने प्रश्न भी किया
कि 30 साल से मौन है, इस शकल कुछ पहचानी मालूम होती। मैंने कहा देखा होगा किसी पिछले जन्म में। अरे जन्म जन्म का नाता है। उन्होंने कहा ये बात ठीक, ये कोई साधारण साधक है जो जन्मों से साधना कर रहे हैं, कई बार तुम मिले होगे पिछले जन्मों में, इसलिए शक्ल पहचानी लगती। कहा लगती तो पहचानी शक्ल, मतलब कहीं देखा है, और ऐसा भी नहीं लगता कि पिछले जन्म में देखा, इसी जन्म में देखा है। मैंने कहा ये बड़े पहुंचे हुए पुरुष है, एक ही साथ कई नगरों में एक साथ प्रकट हो जाते। वो मुझे हुद्दे मारे कि मत ऐसी बातें कहो। मेरी कमीज खींचे, मत कहो भैया ऐसी बातें मत कहो, ये बिल्कुल झूठ बातें। मगर लोग मान रहे। मिठाइयां आने लगी, फल आने लगे, और रात मुझको कहें कि क्या करवा रहे, इतनी मिठाइयां फल में कहां ले जाऊंगा, तुम ले जाना, घर बाल बच्चों को मोहल्ले में बंटवा दे। स्टेशन पर जब उनको लोग छोड़ने आए, कटफिश तो वो खरीद ही नहीं पाए, क्योंकि अब कहां कटफिश खरीदे, कोई देख ले कटफिश खरीदता कि मौनी बाबा कटफिश खरीद रहे हैं। रास्ते भर मुझ पर नाराज रहे कि और सब तो ठीक, मगर कलकत्ते का बाजार खराब करवा दिया, अब मैं कलकत्ता कभी न जा सकी। मैंने उसका तुम घबराओ मत, तुम एक काम करो दाढ़ी बढ़ा लो, अगली बार जब कलकत्ता जाओ दाढ़ी मुझे बढ़ा के चले जाए। हाँ उनका ये बात जस्ती है। मैंने कहा फिर वो लोग कहेंगे कि देखा है कहीं, तो कहना अरे देखना वगैरह तो चलता रहता है, कई लोगों की शक्लें एक जैसी होती है, और ना हो तो मैं साथ आ जाऊं। उन्होंने कहा आपके तो साथ आने की कोई जरूरत ही नहीं, आपके साथ तो मैं कभी कहीं जाऊंगा नहीं। अगर ट्रेन में मुझे पता भी चल गया कि आप सफर कर रहे हो तो उस ट्रेन से उतर जाऊंगा, और मेरे पैर पकड़ के कहने लगे इतना कृपा करो कि ट्रेन में किसी को खबर ना हो। मतलब ये ट्रेन के लोग तो जबलपुर भी जाएंगे मेरे साथ ही, अगर वहां तक खबर पहुंच गई तो सब चौपट समझो। मेरी पत्नी मुझे मुश्किल में डाल देगी कि तुमसे किसने कहा था कि तुम मौनी बाबा बनो, और तुम कहां से 30 साल मौनी बाबा रहे। 3 दिन के लिए घर से गए और 30 साल मौनी बाबा हो गए। फिर दोबारा जब मैं कलकत्ता जाता था तो लोग उनकी जरूर पूछते थे कि मौनी बाबा नहीं आए, कब आएंगे। मैंने कहा आएंगे, जरूर आएंगे। उनको स्वागत सत्कार ज्यादा पसंद नहीं, वो बहुत नाराज हो गए कलकत्ते से, इतना हूम धड़ाक उनको बिल्कुल पसंद। वो सीधे साधे आदमी, मौन एकांतवास करते। एक नेताजी ने चंदूलाल पर मुकदमा चला है कि इसने भरी होटल में जहां कोई 50 आदमी मौजूद थे मुझे उल्लू का पट्टा कहा है। नेताजी बड़े आदमी थे, अदालत में भी सिक्का था, दबदबा था। मजिस्ट्रेट भी बहुत धमकाया चंदूलाल को कि क्यों रे चंदूलाल, तेरी ये हिम्मत कि तूने नेताजी को उल्लू का पट्टा कहा। अरे बेशर्म, तेरे पास इसके उत्तर में कुछ कहने को है? चंदूलाल ने कहा हुजूर, नेताजी को मैंने उल्लू का पट्टा कहा ही नहीं। आप किसी से भी पूछ लें, वहां तो 50 लोग थे, मैंने कोई नाम नहीं लिया नेताजी का। नेताजी ने बात उड़ते ही पकड़ ली, नाहक अपने पे ले ली। अरे मैं तो किसी और से कह रहा था, ये बीच में टपक पड़े और एकदम मेरे ऊपर टूट पड़े कि तुमने मुझे उल्लू का पट्टा कहा है। नेताजी ने कहा कि मैं अपना गवाह साथ लाया हूं, मुल्ला नसरुद्दीन को खड़ा किया।
मजिस्ट्रेट ने पूछा कि नसरुद्दीन तुम क्या कहते हो? नसरुद्दीन ने कहा कि मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कहता हूं कि इस चंदूलाल के बच्चे ने नेताजी को ही उल्लू का पट्टा कहा है। तो मजिस्ट्रेट ने कहा इसने कोई नाम नहीं लिया था, तो तुम्हें यह निश्चय कैसे हुआ? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा निश्चय की जरूरत ही क्या है, वहां उल्लू का पट्टा सिवाय नेताजी की और कोई था ही नहीं। यह हरामजादा सरासर झूठ बोल रहा है। ये किसको उल्लू का पट्टा जाएगा? इनके सिवा वहां कोई था ही नहीं। 50 आदमी जरूर थे मगर उल्लू का पट्टा एक भी नहीं था। मैं नेताजी को इनके बचपन से जानता हूं, इनके बाप को भी जानता हूं। मैं आपसे ठीक कहता हूं हुजूर, इसने इन्हीं को कहा है। एक बार शहर के माननीय नेता श्री जग्गू भैया को एक डेयरी फार्म के उद्घाटन के लिए बुलवाया गया। जग्गू भैया तो उद्घाटनों के लिए एकदम उतावले ही रहते थे। पहुंच गए, अपना खादी का धोती कुर्ता और टोपी इत्यादि लगाकर गए और निकाल ली अपनी कैंची और बोले कि बताओ कहां है रिबन। डेयरी फार्म के व्यवस्थापकों ने कहा कि महोदय, यह डेयरी फार्म का उद्घाटन है, यहां कैंची की जरूरत नहीं। इसका उद्घाटन इस तरह होगा, यह जो बछड़ा यहां बंधा है इससे आप इसके खूंटे से खोलेंगे और यह अपनी मां की ओर जाएगा। जग्गू भैया ने जल्दी से उस बछड़े को खोला। बछड़ा काफी देर से बंधा हुआ घबरा गया था, अतः तेजी से भागा और जग्गू भैया की टांगों के बीच से उन्हें चारों खाने चित्त करता हुआ अपनी मां के पास जा पहुंचा। फोटोग्राफर ने जल्दी से इस सुंदर दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद श्री जग्गू भैया के और भी चित्र उतारे गए। एक चित्र डेयरी फार्म की सर्वश्रेष्ठ एवं सुंदर भैंस के साथ था। एक चित्र उनकी पत्नी के सहित खींचा गया। कुछ एकल चित्र भी उतारे गए। कुछ चित्र डेयरी फार्म के मजबूत और स्वस्थ सांड के भी उतारे गए। दूसरे दिन उतावले जग्गू भैया ने अखबार बुलाए, क्योंकि वे जानते थे कि मुख्य पृष्ठों पर उनके फोटो छपे होंगे। फोटो तो थे, मुख्य पृष्ठ पर ही थे, मगर उनके शीर्षक कुछ इस प्रकार थे। पहले चित्र में जग्गू भैया चारों खाने चित्र डले थे। चित्र के नीचे लिखा था, डेयरी फार्म का उद्घाटन करते माननीय श्री जग्गू भैया। दूसरे चित्र में जग्गू भैया अपनी पत्नी के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। लिखा था, श्री जग्गू भैया डेयरी फार्म की सर्वश्रेष्ठ और सुंदर भैंस के साथ। तीसरे चित्र में श्री जग्गू भैया एक भैंस के गले में हाथ डाले उसे आलिंगनबद्ध किए थे। चित्र का शीर्षक था, माननीय श्री जग्गू भैया अपनी प्यारी पत्नी के साथ। यह सब देख जग्गू भैया क्रोध से जल बन गए और अपने ड्राइवर को बुलाकर कहा, इसी समय गाड़ी निकालो, संपादक के यहाँ चलो। यह क्या बेहूदगी है? ड्राइवर बोला, जनाब वह तो कुछ भी नहीं, जरा ये समाचार पत्र और देखिए। यह कहते हुए उसने अपने जेब से दूसरा अखबार निकालकर उनके सामने रख दिया। उसके मुख पृष्ठ पर ही जग्गू भैया के चित्र खींचे निपोरे छपे हुए थे। शीर्षक था, हमारे डेयरी फार्म का मशहूर सांड। पास ही एक चित्र था जिसमें एक काला भुजंग सांड खड़ा था। उसके नीचे शीर्षक था, माननीय श्री जग्गू भैया। एक से एक नुस्खे अपनाती। दो महिलाएं एक बगीचे में बैठी थी और एक महिला ने पूछा कि तुमने कैसे अपने सेठ चंदूलाल को कब्जे में कर रखा है? मेरा पति तो सुनते नहीं आधी आधी रात गए आता है, कभी कभी 4 बज जाते हैं। दूसरी महिला मुस्कुराई। उसने कहा कि मेरा सेठ भी पहले यही हरकतें कर, मगर मैंने फिर एक तरकीब निकाली, एक नुस्खा। एक रात जब वो 4 बजे आया, मैं सोने लगा तो मैंने कहा, मोहन आ गए क्या? दूसरी महिला ने कहा, मोहन? अरे तुम्हारे पति का नाम तो चंदूलाल है। उसने कहा, वो मुझे भी मालूम। बस उस दिन से फिर वो ठीक शाम से आ जाता है घर में। अब ये तरकीब निकालनी पड़ती, क्या करें, स्त्रियां भी क्या करें, नुस्खे ईजाद करने पड़ते। मटकानाथ ब्रह्मचारी 15-20 आदमियों का भोजन हजम कर चुकने के बाद बोले, यजमान पानी लाओ। यह सुनकर यजमान के प्राणों में प्राण आए। उसने पानी का लोटा दिया। तब मटकानाथ ने कहा, वत्स, मेरी यह खानदानी आदत है कि जब तक आधा खाना ना हो जाए तब तक पानी ना पिया जाए। यजमान पर जो गुजरी वह तो तुम समझ ही गए होगे। खैर, पानी पीने के बाद उन्होंने फिर उतना ही खाना खाया। तब अपने
घड़े जैसी तौन पर हाथ फेर कर वे बोले, अब इस बस में सवारियां ठसाठस भर चुकी, अब कुछ नहीं खाऊंगा। यजमान ने औपचारिकता बस का, नहीं नहीं महाराज। अब यजमान को डर भी नहीं था। यह एक रसगुल्ला तो और ले लीजिए। अब यजमान ने सोचा कि अब थोड़ी उदारता ही दिखा दो। जब महात्मा ने इतनी उदारता बरती है, तब अपनी तरफ से भी क्या कंजूसी दिखानी। अब बर्बाद तो कर ही चुका है ये। कहा कि ये तो रसगुल्ला लेना ही होगा। पक्का भरोसा था कि वो नहीं लेंगे। कहा यह तो खास आपके लिए ही बनाया गया है, नहीं आपको लेना ही होगा। ब्रह्मचारी ने झट से उसे लिया और गपक गए। बोले लाओ लाओ, अभी बस में कंडक्टर की सीट खाली। मगर अब बिल्कुल भी जगह नहीं बची, पांव रखने की भी नहीं। रसगुल्ले के बाद यजमान ने एक मिस्री का बड़ा सा लड्डू देते हुए कहा, महाराज यह और ग्रहण कीजिए। सोचा कि अब तो असंभव है, अब तो कंडक्टर की जगह भी भर चुकी। इतनी कृपा तो उसने कहा आपको मुझ पर करनी ही होगी, वरना मेरी आत्मा को बड़ा क्लेश पहुंचेगा। हमारे परिवार में परंपरा है कि मेहमान को अंत में मिस्री का लड्डू अवश्य परोसा जाए। मटकनाथ के मुंह में फिर पानी आ गया। वो बोले ठीक है लाओ, उसे भी ठिकाने लगा दो। ऐसा कह वे उसे भी हजम कर गए। यजमान ने पूछा, महाराज एक शंका उठाई है, समाधान करिए। आपने तो कहा था कि बस में जरा सी भी जगह नहीं है, फिर ये लड्डू कहां समा गया? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, वत्स यदि बस में तिल रखने की भी जगह नहीं है और देश का प्रधानमंत्री आ जाए तो उसके लिए जगह मिलेगी कि नहीं? बस यही समझो कि मिस्री का ये लड्डू प्रधानमंत्री। फिर यजमान ने हिम्मत भी नहीं की। क्या क्या मजे दुनिया में चलते। ओशो के जोक्स कैसे लगे अपनी कमेंट करके जरूर बताएं।